साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन के समर्थन में उतरे वकील। दिल्ली में आयोजित किया गया अधिवक्ता सम्मेलन। अधिवक्ता सम्मेलन में पहुंचे हजारों की संख्या में वकील। दिल्ली के सिविल लाइन स्थित शाह ऑडिटोरियम में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आम आदमी पार्टी लीगल सेल द्वारा आयोजित किया गया अधिवक्ता सम्मेलन 22 मई 2024 को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अधिवक्ताओं ने रखी सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष कुछ मांगे। संबंधित समस्याओं और मांगों के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिया आश्वासन। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किया जाएगा वकीलों की समस्याओं का समाधान। देखिए उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए क्या बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज यहाँ पे आए हुए सभी वकील साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज बहुत सारे साथी जो हैं कोर्ट से भी, अभी कोर्ट बंद नहीं हुए थे लेकिन कई लोग कोर्ट छोड़ के और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आज मौजूद हैं। ऊपर भी नीचे भी पूरा पैक्ड है, बहुत सारे लोग खड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप आए, मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे याद है जब हमने पार्टी बनाई थी, दूसरा चुनाव जब हुआ था, पहले तो हम 2013 में 49 दिन की सरकार बनी थी। उसके बाद जब दूसरा चुनाव हुआ, जब 67 सीट आई थी, उन 67 सीटों में बहुत बड़ा योगदान वकीलों का था। मैं बताता हूँ कैसे। बीजेपी ने मेरे खिलाफ किरण बेदी जी को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया था और किरण बेदी जी का वकीलों से शायद पुराना रिश्ता रहा है। तो जैसे ही बीजेपी ने किरण बेदी को कैंडिडेट डिक्लेयर किया, अपने आप से सामने से वकीलों के 3-4 ग्रुप्स मेरे से मिलने के लिए, वहाँ मैं कौशाम्बी में रहता था, मेरे कौशाम्बी के निवास स्थान पे आए और उन्होंने कहा जी हम आपका कैंपेन संभालेंगे, हम आपका ये चुनाव हम लड़ेंगे। तो मैं तो गदगद हो गया, मुझे और क्या चाहिए था। तो वकीलों ने ग्रुप्स बनाए, हर कोर्ट के अंदर ग्रुप्स बनाए, कैंपेनिंग की। केवल वकीलों के अंदर नहीं की, वकील समाज के साथ बहुत इंटरेक्ट करते हैं, अपने क्लाइंट्स के थ्रू और 10 लोगों के थ्रू समाज के कई अलग अलग उसमें भागीदारी भी करते हैं अलग अलग संस्थाओं में। तो वकीलों ने ठान ली कि इस बार किरण बेदी को हराना है। तो बाय प्रोडक्ट था कि मैं भी जीत गया। तब से आप लोगों से रिश्ता है। उसी वक्त वकीलों ने मेरे से एक मांग करी थी जब पहला चुनाव था कि आप सीएम बनो तो हमारे चेम्बर्स की बिजली जो है वो कमर्शियल नहीं होनी चाहिए, वो डोमेस्टिक के रेट आप लागू करना। तो मैंने बनते ही कुछ दिनों के अंदर उसको डोमेस्टिक कर दिया। और चूंकि डोमेस्टिक में दिल्ली के अंदर ख़ास सुविधा है कि 200 यूनिट तक फ्री है और 400 यूनिट तक आधे हैं, वो आप सब लोगों को अब उसके अंदर वो फैसिलिटी मिल रही है। तो दिल्ली पहला राज्य पूरे देश में बना जहाँ पे बिजली का रेट जो है आपका वो कमर्शियल नहीं है, वो डोमेस्टिक है। फिर वो रिश्ता और गाढ़ा होता चला गया हम लोगों का, हमारी मुलाकातें होती गई। वो शुरुआत वहाँ से हुई थी, मैंने बताया कि शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे रिश्ते होते गए वकीलों के साथ। और फिर आप लोगों की मांग थी कि वो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का वो किया जाए। उसके लिए भी बहुत सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स के बाद मेरे ख्याल से दिसंबर 2020 में 21 में कोरोना आया था शायद, दिसंबर 2020 में वो स्कीम आप लोगों ने जो सजेस्ट की थी वो हूबहू पूरी की पूरी स्कीम हम लोगों ने लागू कर दी। और ये भगवान का ही कुछ चमत्कार था
वो कहते हैं ना, ऊपर वाला एकदम टाइम पे आपकी मदद करता है कि फरवरी 2021 में कोरोना आया और दिसंबर 2020 में ये स्कीम लागू की, और कोरोना के दौरान जितने लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ी, बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ी इलाज कराने के लिए भी, और जिन लोगों की डेथ हुई उन लोगों के लिए भी 10 लाख रुपए इसमें लाइफ इंश्योरेंस का मिलता है और 5 लाख रुपए कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए मिलता है। तो बहुत लोगों ने कोरोना के दौरान इसका फ़ायदा उठाया। उसमें भी दिल्ली शायद अकेला और पहला राज्य बना जिसमें इसको लागू किया गया है। पंजाब में अभी तक लागू नहीं हुई है। अच्छा, पंजाब में तो कर देंगे, हमारी सरकार है, तो पंजाब में भी कर देंगे, और भी जगह सरकार बनाओ, बाकी जगह भी कर देंगे। आज जो मैं आपके बीच में आया हूँ ये एक स्पेशल कारण है, और वो कारण है, मैं आज आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया। आज आप लोगों से देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूँ। आज हमारे देश के अंदर जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है और बहुत खतरनाक है। जो मेरे साथ हुआ वो एक संदेश दिया गया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर हम इसको चुनाव के बीच में गिरफ्तार कर सकते हैं तो फिर किसी को भी कर सकते हैं हम लोग। ये संदेश पूरे देश के सारे विपक्ष को, सबको, बड़े बड़े नेताओं को, सबको दे दिया गया है। प्रधानमंत्री जी एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसका नाम है वन नेशन वन लीडर, कि इस देश में अब एक ही नेता होगा, प्रधानमंत्री जी, उसके अलावा कोई नेता नहीं होगा। और उसके 2 पार्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट के। एक है विपक्ष में जितने नेता हैं उनको एक एक करके जेल में डाल दिया जाए। जो नेता उनके अनुसार नहीं चलते, जो उनके अनुसार चलते हैं, उनके कहे में चलते हैं, उनको बख्श दिया जाएगा। लेकिन जो उनके अनुसार नहीं चलते, उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, उधर ममता दीदी के कई सारे मंत्रियों को जेल में डाला हुआ है, स्टैलिन साहब के कई मंत्रियों को जेल में डाला हुआ है, पिनराई विजयन के ऊपर कई केस कर रखे हैं, कभी भी किसी भी टाइम जेल में डाल सकते हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर कई केस कर रखे हैं, उनको कभी भी जेल में डाल सकते हैं। देश के कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बचा विपक्ष का जिसके ऊपर इन्होंने केस नहीं कर रखे और जब चाहे जेल में ना डाल सकते हो। सबको जेल में डाल सकते हैं। एनसीपी पार्टी है, उसके 2 टुकड़े कर दिए। शिवसेना जो है उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो जैसे रशिया के अंदर हुआ, रशिया में पुतिन जो है उसने क्या किया, सारे विपक्ष को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया। आपने पढ़ा होगा, सबसे बड़ा जो विपक्ष का नेता था उसको मरवा दिया उन्होंने। तो जितने विपक्ष के नेता थे सबको या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव करवाया। 87% वोट मिल गया पुतिन को। ऐसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और राष्ट्रपति बन गए, भारी बहुमत से जीत गई। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी भी छीन ली, उसका सिंबल भी छीन लिया, जीत गए। ये अब हमारे देश के अंदर भी होने जा रहा है। और मॉडल देखो, आम आदमी पार्टी एक तरह से एक्सपेरिमेंट है जिसको अब हर जगह लागू किया जाएगा। हमारी पार्टी को पूरा तरह से क्रश करने का इन्होंने प्लान बना लिया। एक कंप्लीटली फर्जी घोटाला लेके आए हैं, शराब घोटाला। उस शराब घोटाले में इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ को भी जेल में डालेंगे। 500 से ज़्यादा रेड हो चुकी। कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला है। अभी पिछले हफ्ते जो चार्जशीट फाइल किया उसमें कह रहे हैं 1100 करोड़ का घोटाला है। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ। पैसा चवन्नी नहीं मिली कहीं भी सारी रेड में। भाई 100 करोड़ का घोटाला है, कहीं तो गया होगा, कहीं कुछ खर्चा होगा, कहीं कुछ ज़मीन खरीदी होगी, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कुछ ज्वेलरी खरीदी होगी, कुछ कैश कहीं पे, कुछ नहीं, कहीं खर्चा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। एक थ्योरी बना रखी है 100 करोड़ गोवा गया, 100 करोड़ हवा में चल के गोवा गया और हवा में गायब हो गया सारा का सारा पैसा। कुछ नहीं मिला इनको। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि पंजाब के चुनाव हुए थे 2022 के पहले, 2022 में, फरवरी 2022 में। चुनाव के 3 दिन पहले, पंजाब के चुनाव के 3 दिन पहले
अबोहर में प्रधानमंत्री जी ने रैली करी और उस रैली में उन्होंने कहा केजरीवाल भारत के दो टुकड़े करना चाहता है, खालिस्तान बनाना चाहता है और खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये क्या है? जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेलते थे बच्चे, ऐसे तू भारत का प्रधानमंत्री बन जा, मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। ये प्रधानमंत्री के मुंह से ये निकला। ये मैं गूगल मार लेना आप लोग जाके बाहर निकल के, अबोहर रैली प्रधानमंत्री की। कहते हैं कि केजरीवाल भारत के दो टुकड़े करना चाहता है, खालिस्तान बनाना चाहता है, खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। जितना हास्यास्पद आपको ये लग रहा है ना, और उसके बाद हमको 92 सीट मिल गई 117 में से, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री को कोई सीरियसली नहीं लेता इस देश में। नहीं तो प्रधानमंत्री अगर इतनी बड़ी बात बोले, इतना बड़ा आतंकवादी देश का जो कि देश के दो टुकड़े करके और तो लोगों ने मेरे को वोट भी दे दिए, तो प्रधानमंत्री को कोई सीरियसली नहीं लेता। जितना हास्यास्पद आपको ये खालिस्तान वाला लग रहा है, उतना ही हास्यास्पद ये शराब घोटाला है। और इसी तरह के केस बना बना के इन्होंने सारे लोगों के खिलाफ कर रखे हैं। तो इस शराब घोटाले में हमारे सारे नेताओं को जेल में डालना, अब ये इन्होंने आम आदमी पार्टी को उसमें एक्यूज्ड बना दिया उसमें। अब ये इन्होंने वो राजू साहब जो हैं ईडी के वकील, उन्होंने कोर्ट में बोला है कि चुनाव खत्म होते ही हम आम आदमी पार्टी के अकाउंट सीज करेंगे, तो हमारे अकाउंट भी सीज करेंगे। और कोर्ट में केस चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर खाली कराओ, दफ्तर भी खाली कराएंगे। तो आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, और फिर वो मॉडल जो है वो मॉडल पूरे देश में सारी पार्टियों पे लागू करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी अब 4 लोगों की पार्टी नहीं बची। आम आदमी पार्टी अब 140 करोड़ लोगों के दिल में बसती है। ये एक विचार बन चुका है, ये एक विचार बन चुका है जो बहुत तेजी से चारों तरफ फैल रहा है। लोगों ने इस तरह की गवर्नेंस कभी देखी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि लोगों को केजरीवाल से प्यार है, काम से प्यार है जो हम लोगों ने दिल्ली में किए। दिल्ली में जो हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क पे काम किया, उस वजह से हमें पंजाब में वोट मिले। अब पंजाब में हम जो काम कर रहे हैं उस वजह से गुजरात में वोट मिले, गोवा में वोट मिले, पूरे देश में वोट मिल रहे हैं। आपको अगर लगता है हमारे 4 नेताओं को गिरफ्तार करके अब जेल में डाल दोगे, देश 400 नए नेता पैदा कर लेगा आम आदमी पार्टी के। आप इस भरोसे में मत रहना। आपको लगता है हमारे बैंक अकाउंट सीज कर लोगे, ये जितने देश के अंदर पता नहीं कितने बैंक अकाउंट खुल जाएंगे आम आदमी पार्टी के, और उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए भी डलवा देंगे देश के लोग। आपको लगता है एक अकाउंट सीज करने से आम आदमी पार्टी बंद हो जाएगी? बंद नहीं होने वाली। आपको लगता है हमारे को दफ्तर खाली करा दोगे, 100 दफ्तर दे देंगे आम आदमी पार्टी को पूरे देश के अंदर, इस देश के लोग। आम आदमी पार्टी को अब कुचलना नामुमकिन है, और यही मॉडल वो इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। तो अब आप सब लोगों को अगर ये दोबारा आ गए तो इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं बचेगा। चुनाव या तो करवाएंगे ही नहीं, और अगर करवाएंगे तो वो पुतिन टाइप और बांग्लादेश टाइप और पाकिस्तान टाइप कराएंगे, जब सबको वो जेल में डाल के और चुनाव। हिटलर ने भी यही किया था। अगर आपने हिटलर की वो जीवनी पढ़ी हो तो उसने भी आने के कुछ महीने के अंदर उसने एक जबरदस्ती आग लगवा दी अपने पार्लियामेंट के ऊपर, और जितने विपक्ष के नेता थे सबको उनको आग के केस में उन सबको जेल में डाल दिया, और फिर चुनाव कराया। 90% से ज़्यादा वोट आ गए हिटलर के। तो यही काम ये करने वाले हैं। आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि इस देश को बचा लो। किसी भी हालत में हमें मोदी जी को इस बार दोबारा सरकार नहीं बनाने देनी। ऐसा नहीं कि मुझे कोई उनसे पर्सनल नफरत है, पर देश की बात है। आज़ादी का आंदोलन पढ़ो तो आप ही लोगों ने सबसे आगे बढ़ चढ़ के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। वकीलों ने सबसे ज़्यादा, जो भी उठा के देख लो वकील ही थे। गांधी जी भी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, मोतीलाल नेहरू भी वकील थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी वकील थे। वकीलों ने ही संभाला था पूरा मोर्चा। ये मोर्चा भी आप, और केजरीवाल को सत्ता में लाने वाले भी आप ही लोग हैं। अब ये वाला देश को बचाने का ये वाला बीड़ा भी आप लोगों को उठाना पड़ेगा। कम टाइम रह गया, लेकिन इस कम टाइम में भी जो कुछ भी आप कर सकते हो, दिल्ली के अंदर भी प्रचार करने के लिए और देश भर में भी प्रचार करने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हो, आप सबको मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें। अभी जो खबरें आ रही हैं चारों तरफ से, मैं अभी
21 दिन ही दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को। 21 दिन में मैं रात दिन लगाऊँ, अभी जितनी इनकी सीटें कम कर सकता हूँ कर लूँ। तो मैं कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, पंजाब गया, बॉम्बे गया, भिवंडी गया, महाराष्ट्र गया, जमशेदपुर गया, लखनऊ गया इन दिनों में। और जो मेरा सेंस है कि इनका बहुमत नहीं आ रहा और एक आखिरी धक्का मारने की ज़रूरत है। एक धक्का मार दिया तो शायद ये 200 के भी नीचे चले जाएंगे। बस एक ये नज़र भी रखने की ज़रूरत है, ये इन प्रकार इन कुछ भी करेंगे ये गड़बड़ सत्ता में बने रहने के लिए। तो ये वोटर टर्नआउट वाला जो अभी चल रहा है किस्सा आजकल, उसको लेके मैं काफ़ी चिंतित हूँ कि एक दिन इलेक्शन कमीशन कहता है 52% वोट पड़े और 6 दिन बाद कहता नहीं ये 52% नहीं थे, 62% थे। तो 10% कहाँ से बढ़ गए? तो उसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही। कुछ आज एस वाई कुरैशी जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ये चिंताजनक है, ऐसा प्रोसीजर है नहीं। डेटा बोले आजकल तो टेक्नोलॉजी है, रियल टाइम डेटा आता है आजकल तो बोले डेटा तो तुरंत बताया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये 24 तारीख को केस लगा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में जजमेंट देगा। फॉर्म 17C जो है वो सारा वेबसाइट पे डाल दो। आजकल तो वेबसाइट पे कुछ भी डाला जा सकता है, पूरा देश देख लेगा कि कहाँ कितने वोट पड़े। उसमें क्यों छुपाया जा रहा है? जब छुपाते हैं तो शक पैदा होता है, और जब शक पैदा होता है तो सिस्टम के ऊपर से फेथ खत्म होता है, और जब सिस्टम के ऊपर से फेथ खत्म होता है तो जनतंत्र सफ़र करता है। जनतंत्र विश्वास पे ही तो चलता है कि हमारी चुनी हुई सरकार है, हमें इसके ऊपर विश्वास है। तो आप लोगों ने जितनी डिमांड रखी है सारी पूरी करेंगे। सरकार बनवा दो पहले। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। थैंक यू सो मच।